आपकी नॉलेज से इंस्पायर हुआ हूँ। जबकि होस्ट जो होता है वो गेस्ट की तारीफ़ करता है कि आपने बहुत कुछ सिखाया, जबकि उन्होंने की भी है, लेकिन यही होता है। लेकिन गेस्ट ने कहा कि मैं आप अच्छा, अभी इनकी कोई एज भी नहीं खास, ठीक है ना। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सोनू शर्मा से रिलेटेड, माय फेवरेट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है धंधा, परिवार और जिंदगी, सोनू शर्मा मोटिवेशन। लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं रहा, उतना टाइम नहीं रहा, और लोगों को लगता है कि अब वो शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा चलने लग जाएंगे। 30 सेकंड का रील या 40 सेकंड का शॉर्ट स्टोरी उसके दिमाग में सिर्फ तब तक रहता है जब तक वो अगली स्टोरी नहीं देख ले। 4 स्टोरी देखेगा तो पहले वाली वो भूल चुका होगा, लेकिन अगर उसने एक अच्छा कंटेंट जो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का था वो देखा है तो वो 2 साल के बाद उसको याद रहेगा। जहां पर भी कोई आपको क्विक रिच मनी का लालच देता है वो आपको ट्रैप फंसा रहा है। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मेहनत नहीं करनी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको 2 महीने में मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर आ जाएगी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। मेरा सिंपल सा फिलॉसफी है, यू हैव टू गिव 3 to 5 years। आपको 3 से 5 साल देने ही होंगे इस बिजनेस में, और अगर आप ये कीमत नहीं दे सकते, बेटर है आप इस इंडस्ट्री में ना आए। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारों ने सोनू शर्मा सर के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उनसे मोटिवेशन गेन की होगी, पर ये मेरी प्रॉमिस है कि उनकी ये वाली इमोशनल साइड आपने शायद ही देखी हो इंटरनेट पर। ये है TRS हिंदी की खासियत। ऑथेंटिक, रियल, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस होते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि 2 इंसानों के बीच एक बहुत हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन थी। एंड आई होप यू एन्जॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS हिंदी। सोनू शर्मा सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा एपिक कॉन्वर्सेशन होने वाली है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार। ऑनर हैविंग यू इन द स्टूडियो, ऑनर हैविंग यू इन माय हाउस सर। थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू सर। समुद्र दर्शन हो गए। अरे थैंक यू सर। कुछ गेस्ट के साथ मैं कैमरास के रोल होने से पहले बात नहीं करता। यू आर वन ऑफ देम। मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा आज एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत लोगों को सोनू शर्मा द यूट्यूबर के बारे में पता है, बहुत लोगों को सोनू शर्मा द कोच के बारे में पता है। मुझे जानना है अबाउट सोनू शर्माज इनर चाइल्ड। खतरनाक सा पहला ही बाउंसर लग गया ना। वेलकम टू पॉडकास्टिंग सर। तो सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया नहीं। क्यों कर रहे हो ये सब? Why is your inner child doing this? और कभी कभी क्या होता है दोस्त कि कुछ चीज़ें डेस्टिनी भी हो जाती हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि आप ऐसा करेंगे लाइफ में। और मैं, कोई 20 साल पहले मुझसे कहता कि यू विल बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब्सक्राइबर बेस और ये व्यूअरशिप, तो मैं उसको बोलता चाटा मारूंगा तेरे को, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझको तो मेरे मोहल्ले के लोग नहीं सुनते, दुनिया में कहाँ सुनेंगे, राइट। तो कभी कभी कुछ चीज़ें प्री डिजाइंड होती हैं, मतलब इट्स नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय चांस, इट्स बाय डेस्टिनी, इट्स नॉट बाय चॉइस। मतलब आप करियर ये चूज नहीं करते खास तौर पे, तो वो डॉट्स इकट्ठा होता जाता है करते करते करते, और आप कहीं और पहुंच जाते। मेरे लाइफ के एक फेज में लेगेसी मेरे लिए एक मोटिवेशन थी, एंड आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट फेडेड अवे। मतलब एक पॉइंट के बाद आई स्टॉप्ड वर्किंग फॉर लेगेसी, कि बिकॉज आई फील कि इवन वर्किंग फॉर लेगेसी आप खुद को एक ईगो मसाज दे रहे हो, राइट। लाइक आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं कुछ हूँ, मेरे को याद रखो। ये पता क्यों मैंने कुछ किया है, मुझे भूलना मत। मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ करके जा रहा हूँ। आपने लास्ट डांस देखी है? नहीं। एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट है माइकल जॉर्डन के ऊपर, एंड आपको बहुत अच्छी लगेगी। एज इन द पर्सन यू आर, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे हर कंटेंट क्रिएटर एक सॉर्ट ऑफ सोलो प्लेयर होता है, सॉर्ट ऑफ, होता है 100% होता है। तो आपको बहुत अच्छी लगी वो डॉक्यूमेंट्री। बट
उस डॉक्यूमेंट्री का मेरे लाइफ पर एक बहुत अच्छा असर भी था. आई गॉट वेरी मोटिवेटेड. आई स्टार्टेड 2 न्यू एंटिटीज. पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी था. वो क्या कि आई फील कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी टॉक्सिक होती है कभी कभी. यही कि यार सब कुछ जीतना है, सब कुछ बनाना आग लगा देंगे. एंड वो आग ना एंड में आपको ही बर्न कर देती है. तो आई फॉर्चुनेटली आई फील कि इट जस्ट वेंट अवे आफ्टर सम टाइम. बर्नआउट की वजह से जो मैंने कहा कि नेगेटिव फेज हुआ मेरी लाइफ में अभी, वो भी शायद उसी की वजह से था कि खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था. एंड दैट्स ऑल्सो नॉट हेल्दी. तो पहले तो मैं आपको द लास्ट डांस देखने को डेफिनेटली आई विल नज यू टुवर्ड्स इट. बट मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको अब समझाना कि मेरी अभी की मोटिवेशन शायद क्रिएटिविटी ही है और खुशी है. आई एम रियली एंजॉइंग माई लाइफ क्योंकि आई गेट टू मीट पीपल लाइक यू. मुझे आप जैसे लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है एट अ वेरी यंग एज. मैंने MBA नहीं किया है लाइफ में, हायर एजुकेशन नहीं की है. नहीं, एज का सीखने से कोई मतलब नहीं है. बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं यार. आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हैं और आपको देखकर सुनकर बहुत सारे लोगों के मन में भी एक फीलिंग आता होगा, यस यार वी कैन डू इट, हम भी कुछ करना चाहिए. और खास तौर पे जो ये सोशल मीडिया का जो दौर है, ये जो ज़माना है, ये जो दुनिया है छोटी सी ना, उसके अंदर तो हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ करूं, हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ बन जाऊं. तो पूरे हिंदुस्तान में ले देकर कितने लोग हैं जिनसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं. मतलब वो परसेंटेज में नहीं है, नंबर में है. और मेरे हिसाब से यू आर वन ऑफ देम. नो, वी आर ऑल ऑफ देम. एज यूट्यूबर्स आई फील कि यूट्यूब का जनरली एक बहुत बड़ा क्रेज स्टार्ट हो, सोशल मीडिया का जनरली पीपल लुक अप टू कंटेंट क्रिएटर्स. मेरी मोटिवेशन क्रिएटिविटी है एट दिस स्टेज. आपकी मोटिवेशन क्या है सर? मतलब दिल में आपकी मोटिवेशन क्या है खुद के लिए? यार ऑनेस्ट बताऊं तो मेरा मन है, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट, वी बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. और मेरे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो काम करते हैं, लाखों की तादाद है जी. और वो सब 90% लोग सब उसी क्लास से आते हैं. तो अभी मोटिवेशन सिर्फ यही है कि वो लोगों के पास जोश तो बहुत खतरनाक है, होश नहीं है, राइट. डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं, उनको पता नहीं लाइफ में जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना. और ये होश शब्द को थोड़ा ज़्यादा समझाइए. मतलब जोश और होश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यार. मतलब जितने भी यंगस्टर हैं, मतलब 21 साल 17 साल 20 साल 21 साल, ये जो एज है ना, ये जोश वाली एज है कि मैं धरती पलट दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा. लेकिन राइट कोचिंग, राइट मेंटरिंग ना होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है. यू नो, ठहराव नहीं है, लोग ठहराव भी नहीं है और बहुत क्विक सब कुछ, उनको तुरंत मैगी टाइप चाहिए. तो कोई होश वाला आदमी चाहिए जो उनको कोच कर सके, राइट. मतलब घोड़े कितने ही शानदार हों, अगर लगाम ठीक से हाथ में ना रहे तो वो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. तो जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, तो मेरा मन करता है कि उनको अगर सही डायरेक्शन मेरे एक्सपीरियंस से मिल जाए तो दे कैन डू वंडर्स. मेरे पास जो नॉलेज है 20 22 25 साल का सेल्स का, या जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ, तो मेरा मोटिवेशन एक ही है यार कि इनको सही रास्ते में अगर डाल दिया जाए तो दे कैन डू वंडर्स. और अगर ये डिस्ट्रैक्ट हुए तो ये बहुत बड़ी असेट्स हैं, लेकिन देश के लिए लायबिलिटी हो सकते हैं एक दिन. क्योंकि इनको एक्चुअली कोई चाहिए डायरेक्शन दिखाने वाला. ऐसा नहीं कि वो खुद से नहीं कर सकते, खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है खुद से करने में 50 साल लग जाएं और वही किसी के एक्सपीरियंस से वो 5 साल में कर लें. मतलब हम वो बता सकते हैं कि हमने वो गलतियां करी हैं यार, तुम मत करना, क्योंकि 20 साल में मैंने 200 गलती करी होंगी, आपने पिछले 15-20 साल में ना जाने कितनी सारी मिस्टेक करी होंगी. हम सब करते हैं. तो आज के यंगस्टर को हम बता सकते हैं कि यार ये डूड्स हैं, ये डोंट्स हैं यार, ये मत करना यार तुम, है ना. सो दैट उनको वो जर्नी तय करने में उतना टाइम ना लगे जितना जर्नी तय करने में आपको और मुझको टाइम लगे. आपकी बस राय जानना चाहूँगा, आपके एक्सपीरियंस से ये सवाल पूछ रहा हूँ. मतलब आई एम श्योर यू हैव सीन डिफरेंट कल्चरल वेव्स, डिफरेंट कंटेंट वेव्स. कितने साल हो गए अब यूट्यूब पर आपके? करीब 5 साल 5 years. आपने डेफिनेटली लैंडस्केप चेंजेस देखे हैं, बहुत कुछ, ऑडियंस चेंज कैसे हुई. बट 2022 में क्या होने वाला है और इसके बाद क्या होगा? जहाँ तक मुझको लगता है कि फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं हो सकते, राइट. और फंडामेंटल को चेंज करना भी नहीं चाहिए. मतलब आजकल का ज़माना शॉर्ट्स का ज़माना आ गया है, लोगों में ज़्यादा टाइम नहीं है लोगों के पास. वही टेस्ट मैच से वनडे से T20 से कल को 10 ओवर का मैच, फिर 5 ओवर हो सकता है टॉस ही करने लग जाएगी कि चलो तुम जीत गए, चलो हम जीत गए. तो अब उनके लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं रहा, उतना टाइम नहीं रहा, और लोगों को लगता है कि अब वो शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा चलने लग जाएंगे. वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तो हो सकता है कि वो उन लोगों को बीट कर दें जो ट्रेडिशनल तरीके से अपना चैनल चला रहे हैं, जिनका वीडियोस 15 मिनट 8 मिनट 14 मिनट जो एक नॉर्मल एवरेज टाइम रहता है. हो सकता है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो जीत जाए, लेकिन आखिरी में वो टेस्ट क्रिकेट ही होती है. आपका टेस्ट तो वही है,
मतलब वो 30 सेकंड का रील या 40 सेकंड का शॉर्ट स्टोरी उसके दिमाग में सिर्फ तब तक रहता है जब तक वो अगली स्टोरी नहीं देख लेता। 4 स्टोरी देखेगा तो पहले वाली वो भूल चुका होगा, लेकिन अगर उसने एक अच्छा कंटेंट जो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का था वो देखा है तो वो 2 साल के बाद उसको याद रहेगा। अच्छा, मुझको लगता है कि उसकी जो मेमोरी में रहेगा वो ज्यादा वही रहेगा जो एक अच्छा कंटेंट। वो रील तो मतलब वो मुझे लगता है कि वो पानी के बुलबुले की तरह चला जाएगा। लेकिन आजकल का जो टाइम है जो मैं देख रहा हूँ, एवरीबडी इज गोइंग, मतलब वो कंटेंट पहले 14-15 मिनट का रहता था, फिर वो 9-10 मिनट का हो गया, फिर अब वो 5 मिनट, फिर 4 मिनट, अभी शॉर्ट्स पता नहीं क्या क्या चलता जा रहा है। लोगों को लगता है कि यार मुझे बहुत सारा नॉलेज चाहिए बहुत कम समय के अंदर। तो मैं कहता हूँ बहुत एक ही चीज का मास्टर बन जाए तो बहुत सारी चीजों का मास्टर बनने की जरूरत ही नहीं है शायद। 100% सर, आई एम कंप्लीटली ऑन द सेम पेज एज यू, मतलब पूरी तरह से सहमत हूँ। बट मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत बढ़ चुका है। मतलब जो कंटेंट 1 साल पहले भी चल जाता, 2 साल पहले भी चल जाता, आजकल नहीं चलता है। द क्वेश्चंस, द कॉन्सेप्ट, द एडिटिंग, द राइटिंग, हर डिपार्टमेंट में लोगों को ज़्यादा डेप्थ चाहिए आजकल। और अगर आपने ये चारों बॉक्सेस टिक कर दिए फिर लोग आपका कंटेंट देखेंगे, जो आई फील कि एज वेटरन यूट्यूबर्स हमारे लिए आसान है, पर जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल गेम हो चुकी है। आई फील क्योंकि हमारी एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी है, मैं बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव्स को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रन टीम्स। उन्हें नहीं पता कि हाउ टू कीप अप विद द पेस, हाउ टू रीइन्वेंशन भी एक चीज़ होती है हमारे फील्ड में। उसके साथ साथ ऑडियंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आई एम ऑलमोस्ट चैलेंज्ड विद एवरी पीस। और ये करियर ना एक स्पोर्ट्समैन की करियर की तरह होता है इफ यू जस्ट लुक एट कंटेंट। और कंटेंट इतना ज्यादा भी हो गया है, मतलब आज से 5 साल पहले मुझे लगता नहीं कि जितना फ्लड आज आ रखा है उतना फ्लड 5 साल पहले था। इट्स डिफिकल्ट टू स्टैंड आउट अभी, इट्स डिफिकल्ट इवन फॉर वेटरन्स। तो मैं आई कांट इमेजिन व्हाट इज लाइक फॉर बिगिनर्स। और उसके साथ साथ क्योंकि ऑडियंस का लेवल बढ़ चुका है, एज क्रिएटर्स हम बहुत डीप बातें कर सकते हैं। ऑडियंस का मतलब लेवल भी बढ़ चुका है और ऑडियंस भी बढ़ चुका है। मतलब थैंक्स टू मुकेश अंबानी। मैं तो हमेशा थैंक्स बोलता हूँ यार कि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द शो। 100%। मतलब वी आर टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज ऑफ मुकेश अंबानी एंड 3G एंड जियो एंड ऑल द कहानी है ना। अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें इतना ग्रोथ जो पिछले 4-5 साल में आया है। मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ टू हिम यार। सर बिजनेस सर्कल्स में हम मुकेश अंबानी के बारे में काफी सारे रूमर्स सुनते हैं, पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव रूमर्स। मैंने कभी भी एक एंटरप्रेन्योर को उनके बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हुए नहीं सुना। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब लोग कहते हैं, पता है उनके बारे में कौन बुराई करते हैं? जो एंटी कैपिटलिज्म है, जो एंटी हसल कल्चर है, एंड मोस्टली जो अमीर खानदान से आता है वो लोग उनकी बुराई करते हैं। मैं एक बात जानता हूँ कि जो आदमी आपसे ज्यादा सफल होगा वो आपकी बुराई कभी नहीं करेगा। डेफिनेटली। जो भी आदमी आपसे ज्यादा सफल होगा वो आपकी कभी बुराई नहीं करेगा। किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, आपकी बुराई हमेशा वही करेगा जो इसका सक्सेस आपसे बहुत कम है। आपने गुरु फिल्म देखी है? हाँ देखिए, आपको बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ बहुत अच्छी। आई थिंक हर मतलब वो हर सपने देखने वाले को अच्छी लगती है। उसके डायलॉग्स आज भी याद हैं कि खोलने एक और कंपनी टाइप्स है ना, तैयारी कर लें टाइप्स है ना, वो अलग ही कहानी है। जब मैं लाइफ में बहुत लो फील कर रहा हूँ तो मैं गुरु फिल्म देखता हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल दोस चैलेंजेस। पर हर किसी को पता है कि गुरु फिल्म धीरूभाई अंबानी के बारे में थी, हर किसी को पता है, ये बहुत ओपन सीक्रेट है। एंड देव शोन अ डार्क साइड अबाउट हिम एज वेल। क्या आपको ये लगता है कि मुकेश अंबानी की लेगेसी अभी धीरूभाई अंबानी की लेगेसी को क्रॉस कर चुकी है जियो के बाद? 100%। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि धीरूभाई अंबानी जो स्टार्टअप किया था, वो जब स्टार्टअप हुआ तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आज से करीब करीब समय तो मुझे याद नहीं है, 7-8 साल पहले वो दोनों अंबानी स्प्लिट हो गए है ना, अनिल एंड मुकेश। 2005 मतलब हो गया काफ़ी सारा टाइम हो गया। तो जब डिवाइडेशन हुआ तो सब बराबर ही डिवाइड हुआ होगा। आई थिंक तो भाइयों में बंटवारा हो रहा है तो बराबर ही हुआ होगा। लेकिन मुकेश अंबानी अपने जो उनके फील्ड में कंपनीज आई, जो उनकी झोली में कंपनी आई, उनको कहाँ से कहाँ ले जाके चले गए। ऑन द अदर साइड जो सेकंड पर्सन है उनके ऊपर बहुत कंसर्न हुए, बहुत सारे इश्यूज हुए, बैंक लोन यानी ये सब कहानी हुई। तो लेगेसी तो दोनों को बराबर ही मिली थी, लेकिन एक आदमी ने जो उसको उठाया उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बराबर ही पार्ट पे अलग हुए होंगे, मतलब 100 रुपये होंगे तो 50-50 रुपये ही मिले होंगे शायद, या 55-45 रहा होगा ऐसा। लेकिन एक व्यक्ति ने 50 रुपये को उठा के
कहाँ तक पहुँचा दिया, और दूसरा व्यक्ति को वही 50 रुपये थे, उसने शायद उसको वो वैल्यू नहीं दिया जो वैल्यू उसके बड़े भाई ने दिलाया। मुकेश अंबानी की खासियत क्या है अदर देन द फैक्ट दैट मतलब उन्होंने जियो स्टार्ट किया, आपके अकॉर्डिंग उन्हें इतनी ज़्यादा सफलता क्यों मिली है? मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है उनकी, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उनका आज से, जब उन्होंने जियो लॉन्च किया था, तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया बहुत प्रॉब्लम हो गया इन सारी बड़ी कंपनीज़ को, तो बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, मर्जर हो गए तो नौकरी चला गया। अब एक ही एरिया में 3 स्टोर हैं, वोडाफोन का भी है, एयरटेल का भी है और आइडिया का भी है। मर्जर हुए तो 3 का 1 स्टोर हो गया या 4 के 2 स्टोर हो गए, तो नौकरी तो गई जी। तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपने तो बहुत लोगों की नौकरी ख़राब कर दी, आपकी वजह से तो बहुत लोगों की नौकरी चलेगी, बड़े सारे ऑफिसेज बंद हो गए। अब एक ऑफिस से न जाने कितने लोगों का रोजगार चलता था, और चाय वाला भी चाय पिला रहा है, मतलब कितने सारे लोग उससे एक ऑफिस के साथ अपना जीविका चलाते थे, बट बिकॉज ऑफ यू कि कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो उनकी एक लाइन मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने कहा कि एंड कस्टमर को फायदा हुआ कि नुकसान। आई एम टॉकिंग अबाउट एंड कस्टमर, कि जो आखिरी का कस्टमर है उसको फायदा हुआ इससे या लॉस। तो उसने बोला एंड कस्टमर को तो फायदा हुआ कि वो 2 GB डेटा के 500 रुपये देता था, आज वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो उसने बोला आई एम टॉकिंग अबाउट एंड कस्टमर, आई एम वर्किंग फॉर अ एंड कस्टमर, मुझे बाकी लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। अगर एंड कस्टमर को आज फायदा है तो बाकी लोग फायदा उठा ही लेंगे एक दिन। मैंने जियो के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स सुने हैं जो मैं आज इस पॉडकास्ट में शेयर करूंगा, पर ये सिर्फ रूमर्स है तो टेक इट एट योर ओन रिस्क। पर कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके प्रोटोटाइप्स जियो अब घनसोली में डेवलप कर रहे हैं। घनसोली मुंबई के बाहर का एक जस्ट बाहर एक इलाका है न्यू बॉम्बे में, जहाँ बेसिकली रिलायंस ने लैंड खरीदा, बहुत बड़ा एक रिलायंस का कॉर्पोरेट पार्क बनाया, और उसमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो सॉर्ट ऑफ कॉर्डन्ड ऑफ है, जहाँ बहुत लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलती है। अच्छा। एंड ऑफन ये लोग एक्सपैट्स होते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के सिटीजन्स होते हैं, और किसी को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या बन रहा है। बट द रूमर्स आर कि पहले तो ये फ्यूचर टेक डेवलप कर रहे हैं ऑफ ऑल सॉर्ट्स, बी इट 3D प्रिंटिंग, बी इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एप्स, बी इट Web3, कोई भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी ले लो, वहाँ उनकी R&D हो रही है और एप्लीकेशंस फाइंड कर रहे हैं उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ये 10 साल आगे के बारे में सोच रहे हैं। तो उसमें बुराई क्या है? इट्स ग्रेट, ये इंस्पिरेशन है और रूमर भी है, बट लोगों को इंस्पिरेशन। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है कि कोई आदमी 10 साल के बारे में सोच रहा है, 20 साल बाद के बारे में सोच रहा है, 30 साल बाद के बारे में सोच रहा है। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो 30 साल के बाद के बारे में सोचे। कैप्टन रघु रमन उनके सिक्योरिटी हेड थे रिलायंस में, वो भी इस पॉडकास्ट पर आए हैं। मैंने उनसे पूछा मुकेश अंबानी के बारे में, अच्छा, कि उनकी खासियत क्या है, तो उन्होंने इस पॉडकास्ट पे कहा कि हम एक बार आई थिंक उनका जो जामनगर प्लांट है वहाँ उन्हें सिक्योरिटी इंक्रीज करनी थी, तो कैप्टन रघु हैड पिच्ड सम CCTV सिस्टम कि हम इस तरह का एक CCTV सिस्टम बना देंगे। एंड मुकेश अंबानीज रीबटल टू कैप्टन रघु वाज एक सैटेलाइट खरीद ले, because he's thinking on like such a high level. क्या बात, like that is his level of thinking कि मतलब he knows the money he has and he's thinking at that level। और बहुत लोगों को ये नहीं पता, पर and correct me if I'm wrong, so but I believe that Reliance आज उनके जितने भी profits है, it primarily still comes out of the oil business। दो जियो में उन्होंने बहुत बड़ी गेम खेली है डेफिनेटली, एंड इट विल बिकम प्रॉफिटेबल ओवर टाइम, पर आज के ज़माने में दे आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट ऑयल बिजनेस, एंड ऑयल हैज़ अ लॉट ऑफ मनी इन इट, पर लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए वो शायद 10 साल 20 साल बाद की बातें सोच रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि वहाँ वो एक नई कोडिंग लैंग्वेज को भी डेवलप कर रहे हैं, Web3 फ्रेंडली कोडिंग। अच्छा, अगेन लाइक मतलब लोग ऐप्स के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग ऐप का जो अंदर का लेयर है उस डेप्थ तक सोच रहे हैं। एंड मनी ब्रिंग्स यू एक्सेस टू द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड, सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड कि अभी आगे जाके रिलायंस और जियो जनरली क्या करने वाला। मुझे लगता है जो भी करेंगे उसमें ह्यूमन मैनकाइंड को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने वाला है, अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। जियो आने से फ़ायदा हुआ ना सबको। जी, मतलब बदमाशी हो रही थी बहुत सारे लोगों की, 2 GB डेटा 500 रुपया 600 रुपया, हम लोग अच्छा बहुत सारे लोग तो डेटा ऑन ही नहीं रखते थे अपने मोबाइल के अंदर, है ना, ऑफ कर लेते थे, कि उनको लगता था यार कि अननेसेसरी का मेरा बिल बढ़ जाएगा। आज के डेट में लोग बिंदास, आज जितने भी सोशल मीडिया पे रेवोल्यूशन जो आया है जस्ट बिकॉज ऑफ जियो, आई थिंक। आपको ये लगता है कि हमारे देश में हमें और मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी देखने को मिलेंगे? 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे,
क्योंकि आज का यूथ में जो पावर है, जो टैलेंट है, वो 20 साल 30 साल पहले नहीं था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 78 बॉर्न हूँ। मेरे ज़माने के अंदर जब स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग पढ़ता था ना, तो ऑनेस्टली या तो वो पढ़ाई करता था या वो खेलकूद करता था। या तो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता था, या वो खेलकूद में अच्छा होता था, या लड़कीबाजी करता था टाइप, मतलब वो तीनों चीज़ों में नहीं था। लेकिन आज का यूथ में देखता हूँ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और लड़कीबाजी भी करता है, और खाता पीता भी है, और पब में भी जाता है। मतलब हमारे टाइम में पढ़ रहा था तो वो साला पढ़ रहा था, उसका कोई अफेयर नहीं था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। आप मेरी बात, जी आर यू गेटिंग मी? यस यस। तो वो एक ही जगह पे था। लेकिन आज नहीं है यार। आज मेरा जो कजन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो शाम को पार्टी करता है, पब में जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, और वो यूरोप भी जा रहा है, घूमने भी जा रहा है, पैसा भी बना रहा है। मतलब कमाल का कहानी है, जो कि 50 साल 40 साल 30 साल पहले ऐसा नहीं था। जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, जो मस्ती कर रहा है वो टिपिकल मस्ती कर रहा है। लेकिन आज साला पढ़ भी रहा है, मस्ती भी कर रहा है, गर्लफ्रेंड भी है, पैसा भी बना रहा है। तो आज का जो माइंड है ना, मुझे लगता है वो हेड्स ऑफ है यार उन लोगों को। सर, पर उस लेवल का बिजनेस बनाने के लिए क्या लगता है आपको? लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? मैं अक्सर इसके बारे में सोचा, क्योंकि मेरा एक बिलियनर फ्रेंड है जो मुझे शो के थ्रू मिला, और उनका माइंडसेट बहुत अलग है। अब ना थोड़ा सोशल वर्क ओरिएंटेड हो चुका है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ओरिएंटेड हो चुका है, बिजनेस से उनका इंटरेस्ट घट रहा है आफ्टर बिकमिंग। वो एक स्टेज के बाद ही होता है। शुरू में तो आपको पैसा चाहिए, यू नो, जब तक आपकी ग्रोथ नहीं आती तब तक आप ये स्पिरिचुअल टाइप में नहीं जाते। जब पेट में पैसा खाना नहीं होता ना, तो फिर आदमी भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगाता। अब कहला पहले पेट भर लूं, फिर भगवान के बारे में सोच लूंगा, यू नो। लेकिन उससे पहले तो आदमी को पैसा चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए। पर जो इलॉन मस्क, बेजोस जैसे लोग होते हैं, जो बिलियनर बनने के बाद 100 बिलियन तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद स्पेस मिशंस प्लान करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज स्पेशल? मतलब उनमें अलग क्या है? एलन मस्क के बारे में एक बात मैं जानता हूँ। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो बदमाश आदमी एक नंबर का जो मुझे है ना, वो दुनिया को अपने हिसाब से नचा लेता है। अब उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है, वो मीडिया में रहेगा ही रहेगा, है ना। वो कहता है कि आप मीडिया में रहें, चाहे गलत कारणों से रहें, लेकिन आपको रहना चाहिए, यू नो। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी तस्वीर किसी भी कारण से नहीं आ रहा जी। लेकिन उसकी एक बात बहुत अच्छी है, मतलब उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो कहता है कि आप जो भी अगले 10 साल में पाना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, उसका गोल बना लें। अगले 10 साल में जो भी आपको चाहिए, मेक अ लिस्ट, और अब ये सोचें कि उसको 1 साल में कैसे करना है। पहले सोचें कि मुझे 10 साल में क्या बनाना है, उसका एक लिस्ट बनाएं, और दिमाग में सोचें कि मुझे 1 साल में इसको कैसे करना है। आप उससे आगे निकल जाएंगे जो उसी काम को 10 साल में कर रहा है। मे बी यू कैन फेल, आप फेल हो सकते हैं उसमें अंदर, लेकिन उससे बहुत आगे निकल चुके होंगे जो 10 साल में ही वो सब गोल्स को अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। हर पॉडकास्ट के पहले हम थोड़ा सा प्लान करते हैं इंटरनली एज अ टीम, और आपके एपिसोड से पहले हमने आपके चैनल के बारे में ये जाना कि आपका टीजी बहुत हटके है। इट्स द ओल्डर रिचर इंडियन, वो आपका टीजी है। मतलब किन लोगों को बिजनेस के बारे में जानना होगा, किन लोगों को इस तरह की मोटिवेशन चाहिए जिनके अंदर उतनी एम्बिशन है, एंड यूजुअली एम्बिशन लीड्स टू सक्सेस ऑफन, वेरी ऑफन। तो सर आपका खुद का टीजी 30s और 40s में, आई एम श्योर कि 20s का भी टीजी 20s का भी है, बट ये जो 30s और 40s वाला टीजी है, उनमें क्या अलग बातें हैं आजकल, स्पेशली क्योंकि उनके पीछे की जो जनरेशन है, यानी मेरी जनरेशन, मेरे से कम उम्र वाली जेन ज़ी, आई नो कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली थी वाइल ग्रोइंग अप। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे आपके कज़न के बारे में, दैट इज़ एन आउटकम ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत कम उम्र से हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मे बी इट अफेक्टेड सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग कैपेबिलिटीज, आई डोंट नो। बट जो एवरेज 30s का इंडियन और एवरेज 40s का इंडियन है, अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपके कंटेंट से आपको पता चला है, बेस्ड ऑन दैट, कैसे सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में? ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं, उनकी एम्बिशन कम हो चुकी है? देखो, सबसे पहले तो जो हमारे पास जो ऑडियंस आता है, अगर आप एनालिटिकल रिपोर्ट उसका सर्च करेंगे तो वो 15 साल से स्टार्ट हो जाता है। इवन 12 साल 13 साल के बच्चे भी अपने को सुनते हैं, राइट। और जो मैक्सिमम जो मेजर पोर्शन है वो है 16 to 35 और 40 के आसपास, यानी यू नो, ये जो 20-22 साल बीच का ये जो गैप है, इसके अंदर करीब करीब सभी लोग आ जाते हैं। मुझे ऐसा पहले शुरू में लगता था कि यार एजुकेशन चैनल कौन देखेगा, एंटरटेनमेंट का ज़माना है, हम तो भी शाहरुख खान नहीं है ना कि लोग हमको देखेंगे, राइट। लेकिन मुझे बात ये समझ में आई कि लोग अपने लाइफ को लेकर आज बहुत सीरियस हैं। आज से 30 साल पहले इतने सीरियस नहीं होते थे, आज से 20 साल पहले इतने सीरियस नहीं होते थे। किस चीज़ के बारे में सीरियस? लाइफ को लेकर, मतलब पैसे, ग्रोथ, पैसा और वेल्थ,
इन सबको लेकर 30 साल हमारी जनरेशन से अगर आप पूछें कि स्कूल में 10th के बाद क्या करोगे, तो हम बोलते थे 11th में जाएंगे। 11th में क्या करोगे? तो सुरेश तू क्या करेगा? तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं कॉमर्स, चल कॉमर्स लेते हैं। आज ऐसा नहीं है। आज 7वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पता है मुझे 11th में क्या करना है। मतलब हमारा जनरेशन और आज के जनरेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, और हमारे टाइम पे मार्क्स नहीं होते थे, पास फेल होता था। अभी 97, 98, 99% मार्क्स आ रहा है बच्चों का। अभी 10th के एग्जाम रिजल्ट्स आए हैं CBSE के। मेरी भांजी, मेरी सिस्टर की बेटी, शी गॉट 98.5%। तो मैंने उससे पूछा, अर्पिता 98.5% तो ऐसा क्या लिख के आई थी? मेरे को तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 98.5 नहीं आए थे, और तुम मुझे अगर बुक भी दे दो, मैं देख के भी लिखूंगा तो भी मैं 98.5 नहीं लेके आ सकता। तो आजकल के मुझे नहीं, या तो चेक करने वालों में प्रॉब्लम है कि ऐसा क्या चेक कर रहे हैं यार कि 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अपने को समझ नहीं आ रहा, या बच्चों का माइंडसेट इतना शानदार हो गया है, अपने करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस है। हमारे टाइम में इतना नहीं होता था यार। पर जो लोग अभी 30s में, अभी 40s में, मैं कह रहा हूँ असेट्स हैं हमारे देश के लिए, दे आर असेट्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको होश की भी जरूरत है। जो लोग 30s में, 30s, 25, 20, 17, 16, 15, क्योंकि सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट भी तो बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक है। एवरेज वॉच टाइम आपको पता है 12 से 13 घंटे का है मोबाइल फोन के ऊपर। अब वो 13 घंटे में क्रिएटिव तो नहीं देख रहा, मैं मानता हूँ, आपको भी पता है क्या देख रहा होगा वो। तो अपने को चाहिए कि उसको हम अगर एक सही डायरेक्शन पे ले जाएं, तो पोटेंशियल की तो कोई कमी नहीं लगती मुझे यार। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा पोटेंशियल के लोग आज पैदा हो रहे हैं। हमारे से कहीं ज्यादा उनके एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, और आज उनके पास ना बहुत सारे रोल मॉडल भी हैं जिनको वो देख सकते हैं। हमारे पास इतना कौन सा रोल मॉडल होते थे? बापू साहब और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये सब रोल मॉडल थे हमारे लिए। लेकिन आज की डेट में तो इनके साथ भी कम से कम ऐसे 100-50 और नाम, यार ये भी तो कर रहा है, यार ये भी कर गया। और वो उनके मोहल्ले के लोग जिनसे वो रोज मिल रहे हैं। एक तो था कि बापू साहब बहुत अच्छा कर गए और भगत सिंह ने तो कमाल कर दिया, जिनसे हम कभी मिले नहीं, लेकिन हमारे पड़ोस का लड़का, अरे ये तो हमारी तरह है, ये कैसे कर गया? इफ ही कैन डू आई कैन डू। तो आदमी रिलेट कर लेता है। तो आज में ना सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज। तो नॉर्मल आदमी गली मोहल्ले का उससे रिलेट कर जाता है। और आई फील कि हमारा मार्केट भी इंटरनेशनल बन रहा है, चुका है मेरे हिसाब से, तो बन चुका है। तो दुनिया तो छोटी सी हो गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट। ऑल कब बन चुका है? आई थिंक ज्यादा जो तो मुझे लगता है खासतौर पे कोविड एक ब्लेसिंग है सबके लिए। यस। क्यों? और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जितना बिजनेस कोविड में किया होता, हमने कभी भी नहीं किया था। कोविड में लोगों को सोचने का मौका मिला, कोविड में लोगों को खुद से बात करने का मौका मिला, क्योंकि भागती दौड़ती दुनिया में वो खुद से ही बात नहीं कर रहे, वो भाग ही रहे हैं बस, खाली पहुंच कहीं नहीं रहे। कोविड मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पीरियड था 1.5-2 साल का, जिसने बहुत कुछ बदला है दुनिया में। आज के जो 12 ईयर ओल्ड्स है, 13 ईयर ओल्ड्स है, उन्हें बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, ये हर किसी को पता है। अच्छा, ऐसा है? जैसे हमें एस्ट्रोनॉट बनना था, साइंटिस्ट बनना। अच्छा, अब एक नया थीम है उनके पास, एक नया विंग खुल गया उनके लिए, क्रिएटर बनना है, कुछ अलग करना है, कुछ पहचान बनानी है अपनी। मुझे उस शेडो में नहीं रहना। मैंने यूट्यूब के CEO से ये बात करी थी, आई थिंक 3-4 साल पहले, जियो के बूम के जस्ट बाद, 1 साल बाद। मैंने उनसे पूछा कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए एज यूट्यूबर्स। उन्होंने कहा एवरी क्रिएटर दैट विल सर्वाइव will actually have switched into becoming a media company and then he would have survived or she would have survived. And ये कुछ 3-4 साल पहले की बात है। जो generation 1 के young YouTubers है, आशीष चंचलानी, भुवन, myself, mostly all of us have started some sort of production houses, या ये media company का एक process start हो चुका है। I feel कि जो 90s के Sony TV, Zee TV, Star Plus थे, 2020s और 30s के ये क्रिएटर लेड ब्रांड्स हो सकते हैं, और ये हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दिख रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स ट्रिकल डाउन टू इंडिया। जैसे जो रोगन, आप जानते हो जो रोगन कौन? पॉडकास्टर है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पर उन्होंने 10 सालों तक पॉडकास्टिंग करी, तो हमें भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। नहीं, आई एम किडिंग, बट माई पॉइंट इज दैट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमें ये बिग मनी गेम्स देखने को मिल रही है डिजिटल में, क्योंकि people are choosing to fill their time pass needs with content. मतलब if you actually think about the process of going for films, वो क्या होता है? आप फ्राइडे या सैटरडे या संडे को थोड़े बोर्ड होते हो, आप फैमिली से बात करते हो और फैमिली को पूछते हो कि यार कुछ करते हैं ना, चलो सिनेमा जाते हैं। और आप थके भी होते हैं 5 दिन के एफर्ट से। बट डिजिटल के ज़माने में हर किसी को अपनी खुद की फिल्म देखनी है।
एज इन हर किसी के खुद के चॉइसेस होते हैं, हर किसी को RRR नहीं देखनी, हर किसी को ब्रह्मास्त्र शायद नहीं देखनी होगी। मैं कहता हूँ पहले भी शायद हो सकता है नहीं देखनी होती, पहले ऑप्शन नहीं था ना। अभी तो क्या सबके पास फोन है, ऑप्शन ही है। हो सकता है पहले भी नहीं देखनी थी यार, जो आपको अच्छी लग रही है वो आपके पापा को नहीं अच्छी लग रही, जो आपके फादर को देखनी है वो मदर को नहीं देखनी पहले, लेकिन पहले विकल्प ही नहीं था। अभी क्या है, सबके पास ऑप्शन है। अभी क्या है, कोविड के अंदर तो 12 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल फोन है, उसको मदर को उसको लेके देने पड़ा बिकॉज ऑफ हिज और हर स्टडीज, तो उसके पास भी ऑप्शन है, वो देख सकता है। पीपल अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब लोगों को ये नहीं पता कि हाउ मच टेक्नोलॉजी कैन चेंज ह्यूमन कल्चर। और ह्यूमन हिस्ट्री 3 लाख साल पुरानी है, सिनेमा हिस्ट्री 100 साल पुरानी है। लाइक देयर इज अ बिग डिफरेंस। सिनेमाज आर नॉट अनबीटेबल, इट्स नॉट इनविंसिबल। अगर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, दुनिया बदल जाएगी। एंड आई फील कि आ गई है, मेरे हिसाब से तो आ चुकी है। आप इसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एंगल को लेके कोई इंडस्ट्री के बारे में एक्साइटेड हो, इंडिया के लिए, भारत के लिए? हाँ, मुझे अभी मालूम चला है कि बैंगलोर के अंदर जो टर्मिनल है जहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ पर अब जो लोग आपका बोर्डिंग पास देते थे, वो पूरा का पूरा टर्मिनल ब्लैंक हो गया। उसमें एक विंग, आप जाएंगे, आप अपना वेट करेंगे अपना लगेज का, वो आपको मशीन आपको बोर्डिंग पास देगी और आप वहाँ रख देंगे। मतलब आपको कोई व्यक्ति वहाँ पर, लड़का या लड़की नहीं मिलने वाले जो आपसे आपका ID कार्ड पूछेगा, आपसे टिकट मांगेगा, कुछ नहीं। पूरा का ऑपरेशनल है, ऑटोमेशन वो ऑपरेशनल है। ऐसा नहीं कि होगा एक दिन ऐसा देखेंगे आप, ऐसा ऑलरेडी बैंगलोर में स्टार्ट हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, कैफेक्स इज अ ब्रांड, रोबोटिक ब्रांड है। आप पूरे यूरोप में जाएंगे तो आपको कॉफ़ी लेना है तो आपको CCD जाने का ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ 10x10 का दुकान जिसमें एक रोबोट लगा हुआ है, आप कॉइन डालेंगे, वो आपके हिसाब से कॉफ़ी बना के आपको सर्व कर देगा। क्या है नाम? कैफेक्स, CAFEX। हाँ, कैफेक्स वो चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, ऑपरेशनल है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए रोबोट्स ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। बहुत सारी कंट्री में ऐसा जहाँ पर पिज़्ज़ा ह्यूमन मेड नहीं होता है, तो रोबोट इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपका ये जितना भी डिलीवरी है, जो ये अमेज़ॉन पे हो रहा है या स्विगी पे हो रहा है या जोमेटो पे हो रहा है, ये सब ड्रोन ऑटोमेशन है। मेरे 6 महीना लगे, 1 साल लगे या 2 साल लगे, वो सारा का सारा विदिन 20 मिनट्स हार्डली आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ऑटोमेशन में तो बहुत सारा कुछ बदलने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर। टाइम सेविंग प्रोसेस है, हर चीज आपका टाइम बचा रहा है एक्चुअली में। तो ये और ये मुझे तो कभी कभी ये घबराहट है कि ये सब लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई रास्ता इनके लिए भी शायद निकल आएगा। टेक्नोलॉजी से फायदा ही होता है एट द एंड ऑफ द टाइम। तो अब ये सब क्या कहते हैं, एविएशन डिपार्टमेंट का वर्कआउट है कि कैसे करेंगे। लेकिन वो सब ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत सारी जगह पे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो आपके घर में कोई आदमी बैल बजा के आपको पिज़्ज़ा नहीं पकड़ा रहा, वो ड्रोन के से आपके घर पे सामान पहुंच रहा है। ऑटोमेशन तो पूरा कुछ बहुत कुछ बदल चुका है। और जो लोग नहीं बदले वो कोडेक की तरह बैंकरप्ट हो गए। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ ना। 2007 के अंदर नोकिया का 50% शेयर था, 50% शेयर और किसी ने बोला कि गूगल एंड्रॉयड लेके आ रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। तो लोग स्टिक थे, रिजिड थे। उन्होंने बोला ना हमारा हार्डवेयर बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट से उड़ गए। तो जो लोग टेक से भी नहीं है तो उनको बाजार छोड़ेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब होता ना कि मुझे पसंद नहीं है, बिजनेस को आपकी पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं है। पता है सर, शायद 2-3 साल पहले ही अगर किसी ने ये पॉडकास्ट पर ये बात कही होती, जो हमारे लिसनर्स हैं मोस्टली वो ऐसे विजुलाइज करते कि हाँ ये शायद फ्रेंच कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज बनाएंगे ऐसे रोबोट्स। बट द ट्रूथ इज इंडियन कंपनीज भी बहुत केपेबल है। सर आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाइए, सफाई तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है रोबोट से। मशीन्स हैं वो ऑलरेडी, वो 4 फुट का एक रोबोट है छोटा सा, वो जा रहा है पूरे एयरपोर्ट में, घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है और सफाई कर रहा है। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि जिस कंपनी ने रोबोट्स को बनाए हैं वो कंपनीज कहाँ की है? मैं कह रहा हूँ कहीं कर भी है, लेकिन आप उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? आई फील कि वो इंडियन कंपनीज हो सकती है इफ पीपल फाइंड द गट्स। क्यों नहीं हो सकती यार? इससे इंडियन ब्रेन से ज्यादा बेस्ट ब्रेन तो है नहीं ना पूरी दुनिया में। बेस्ट सीईओज कहाँ के हैं? इंडिया की तो है। इसरो एक केस स्टडी कि कम पैसों में जुगाड़ लगा के बहुत काम करती है। बट आई फील कि ये जो बाकी के हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है, इंडियंस को खुद को चैलेंज करना चाहिए कि यार हम भी ये चीजें बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ टेक्नोलॉजी सपोर्ट जिस दिन करेगी, देखो बहुत सारी चीजें आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी होती हैं। आप चाहते हैं लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप कैसे करेंगे? जो OnePlus के फाउंडर हैं काल पे, वो ये पॉडकास्ट पे आए थे लास्ट वीक। और उनके साथ साथ मैंने बाइनेंस, पता है आपको बाइनेंस एक बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। अच्छा। उनके फाउंडर का नाम मैं भूल गया, बट आई एम हाईलाइटिंग चाइनीज ओरिजिन फाउंडर्स।
चाइनीज़ ओरिजिन फाउंडर्स हमेशा फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, और ये मेरे अकॉर्डिंग इंडियन पोटेंशियल फाउंडर्स में थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक एटलीस्ट था, कि हम अक्सर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं कि हमारे आसपास की मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, विच इज ऑल्सो द करेक्ट थिंकिंग, क्योंकि आई फील कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए और वही बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा जो अभी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके साथ साथ थोड़ी सी फ्यूचर की जानकारी होनी चाहिए। एक किताब है, मेरी फेवरेट किताब है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, युवाल नोआ हरारी। वो एक हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री को बहुत मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, साइंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। और उनके वो बुक में उन्होंने ऑटोमेशन और AI रेवोल्यूशन के बारे में बताया। यहाँ बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप खुद वो मशीन बना सकते हो, एंड इफ यू एक्चुअली गेट टू इट, आपको ये पता चलेगा कि वो मशीन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। एग्जैक्टली, अगर आपने दिमाग लगाया शायद वो बन जाएंगे वो चीज़ें। अरे आप बेटर बना सकते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट में बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, और उन्होंने जॉब लॉस के बारे में बात किया कि जॉब लॉस डेफिनेटली होंगे। ट्रक ड्राइवर्स के पास शायद जॉब्स नहीं होंगे आफ्टर पॉइंट, बिकॉज कार्स विल बी ऑटोमेटेड। सिक्योरिटी गार्ड्स, कोई भी जो फिजिकल जॉब्स होते हैं जहां आप अपनी फिजिकल बॉडी को यूज कर रहे हो, लाइकली विल गो अवे। लिफ्ट मैन। लेकिन होता क्या, एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है, उसके साथ टेक्नोलॉजी 4 अपॉर्चुनिटीज और देती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो, मुझे आज भी याद है कि जब 80s में कंप्यूटर्स आया तो बैंक में स्ट्राइक हो गया था, कैन यू बिलीव इट? अच्छा, उस वक्त की थॉट प्रोसेस क्या था कि एक मशीन आएगी, 10 लोगों का काम करेगी, तो ना तो बेरोजगार हो जाएंगे। पहले तो लेजर होता था, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, वो लिखता था कितना पैसा जमा हुआ, कितना निकला, वो पेपर होता था, टोकन लगता था, यू नो ऑल दिस। तो जब कंप्यूटर्स में आया तो कहते हैं कि बैंक, पार्लियामेंट बंद था 12-14 दिन, और पार्लियामेंट, अच्छा बैंक वालों लोगों ने हड़ताल कर दिया। अच्छा, बैंक में कौन है जो पढ़े लिखे लोग होंगे, तो अनपढ़ गवार आदमी तो बैंक में लगता नहीं। उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था कि बैंक होना नहीं चाहिए देश के अंदर, बर्बाद। आज आप इमेजिन कर सकते हैं विदाउट कंप्यूटर? आज इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, कंप्यूटर की वजह से रोजगार मिले हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि रोजगार छीन रही है, वो एक जगह दिख रहा है कि 10 का काम एक मशीन कर रही है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी की वजह से 100 अपॉर्चुनिटीज और पैदा हो जाती हैं, और वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा। अब एक कंप्यूटर की वजह से 100 अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई, 1000 अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई। बेरोजगार तो सिर्फ 9 हुए, लेकिन रोजगार मिला 10,000 लोगों को। मैंने रॉनी स्क्रू वाला से ये बात पूछी थी शो पे कि क्या होने वाला, मतलब फ्यूचर में, क्योंकि स्किल सेट्स भी इतने ज़्यादा बदल रहे हैं। हर किसी को ये पता है कि स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्री इन टुडेज डे एंड एज, पर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? उन्होंने कहा द एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर थॉट्स। अगर ये आपको पता है, फिर आप सेफ हो। तो आई केप्ट थिंकिंग अबाउट दिस, 2 साल तक सोचा मैंने, फिर उतने में हरारी की किताब पढ़ ली। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एजुकेशन में बूम होगा, मतलब दुनिया को, इवन एडटेक में जो ये एडटेक का बड़ा बूम हुआ है, वहाँ हर एडटेक प्लेटफॉर्म को कम्युनिकेटर्स की ज़रूरत है। एज इन देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, पर बहुत कम लोग उस नॉलेज। कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट वेपन। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ हर जगह कि सचिन तेंदुलकर इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, वाज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, जी, इज नॉट अ गुड कैप्टन। रीजन कि वो अपने थॉट्स कम्युनिकेट ही नहीं कर सके अपनी टीम को। वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सके। और आपके पास कितना भी स्किल है, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रांसफर नहीं कर रहे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो सामने वाले को पता ही नहीं कि आप एक्चुअली सोच क्या रहे हैं। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एवरेज प्लेयर अच्छे कप्तान बन जाते हैं बिकॉज वो कम्युनिकेटर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर अच्छा कप्तान नहीं बन सका बिकॉज इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। वो अपना फीलिंग, अपनी बातें उस एंथुसियाज्म के साथ, उस डिग्निटी के साथ शायद कम्युनिकेट ही नहीं कर सके अपनी पूरी की पूरी टीम को। रोहित शर्मा इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर आई थिंक। मतलब मुझे लगता है नहीं कि मैंने पिछले 10 साल में उससे बेटर कोई व्यक्ति देखा होगा एज ए इंडियन कैप्टन। बेस्ट कम्युनिकेटर। हर यंग प्लेयर रोहित शर्मा के बारे में ये कहता है कि ये हमारे पूरे टीम के मेंटर है। हर यंग प्लेयर को अपने विंग में लेते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। मुझे लगता है उसका कम्युनिकेशन पावर बहुत गजब है। और उसका डेटा, आंकड़ा, उसका रिजल्ट बताते हैं कि आप उसका परसेंटेज देखिए, विनिंग परसेंटेज सबसे अच्छा होगा आज के डेट। एक और रूमर, सीक्रेट रूमर रिवील करूंगा शो पे, ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। तो बेसिकली आई थिंक जब रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिली थी, विराट कोहली हैड सेड समथिंग लाइक कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कैप्टन है, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और इनकी स्ट्रैटेजी हर किसी को IPL में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है जो Dream11 में काम करते हैं। Dream11 ऐप हर कोई जानता है, उन्होंने IPL स्पॉन्सर भी किया था। इट्स अ गेमिंग ऐप।
लोगों को ये नहीं पता कि ड्रीम 11 के पास बहुत ज़्यादा डेटा भी भरा हुआ होता है. एंड ड्रीम 11 हैज़ इन द पास्ट वर्क क्लोजली विद स्पोर्ट्स टीम्स ऑल्सो. उनका सॉर्ट ऑफ अ B2B बिजनेस मॉडल है. रोहित शर्मा अकॉर्डिंग टू रूमर्स बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड कैप्टन है. मतलब जब मान लो आप आंड्रे रसल को फेस कर रहे हो, एक बहुत बढ़िया फिनिशिंग बैट्समैन को फेस कर रहे हो, उस फिनिशिंग बैट्समैन के भी कोई वीकनेसेस है जो आपको डेटा के थ्रू रिवील हो जाएंगे. तो जब मुंबई एक सीजन में, जब आई थिंक मुंबई वाज प्लेइंग KKR इन द सेमीफाइनल, और हर की बैट्समैन के लिए एक स्ट्रैटेजी एक टीम के डेटा एनालिस्ट निकालते हैं. तो आंड्रे रसल के बारे में डेटा एनालिस्ट को पता चला कि जैसे लाइन एंड लेंथ होती है, तो अगर आपने आंड्रे रसल को इस लाइन एंड लेंथ में बॉल डिलीवर, प्रॉब्लम होती है. हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड रसल्स आर्क. अगर आपने उस रसल्स आर्क के अंदर डिलीवर किया तो मार देगा. हाँ, डेफिनेटली मार देगा. उसके बाहर आपको पिच करना. तो रोहित शर्मा ने अपेरेंटली जसप्रीत बुमराह से ये कहा कि यू हैव टू फॉलो डेटा एंड बोल अकॉर्डिंग टू मी. एंड जसप्रीत बुमराह डिडंट अग्री. जसप्रीत बुमराह बोले नहीं, फॉर हिम आई हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. एंड दिस इज व्हेन डेटा जस्ट कम इनटू क्रिकेट. बट रोहित शर्मा पुश्ड फॉर द यूज ऑफ डेटा, and Jasprit Bumrah followed what his captain said, and that's how he got Andre Russell out in that particular match. और दुनिया भर के स्पोर्ट्स अब डेटा भी फॉलो करने लगे हैं. Like data is that important a tool in the modern day. It's a new weapon, like communication. पर again, this is one of those things where technology हमारी पूरी दुनिया को, हमारी leadership styles को बदल रही है. और ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि अभी मुश्किल हो चुका है कंटेंट बनाना, बिकॉज कंटेंट हैज़ टू बी एट दिस लेवल. हमारे कंज्यूमर भी ये लेवल तक पहुंच गया. उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको डेटा के बारे में पूछना चाहूँगा, आपकी क्या राय है. एंड बाय द वे सर, एक टॉपिक के बारे में हमने बात नहीं करी है इस पॉडकास्ट में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसके आप लाइक बादशाह हो, एंड आई वांट टू गेट टू इट. बट पहले डेटा के बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए. और मैं आपको ऐसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वन, आई एम ऑनर्ड टू टॉक टू यू, and two, I feel कि ये थोड़ा सा it's some sort of a free of cost MBA that we are doing on the show, modern skills MBA, at least surface level हम कुछ ऐसे business secrets reveal कर रहे हैं, business skills reveal कर रहे हैं जो बहुत लोगों को पता होनी चाहिए. उस पर्सपेक्टिव से डेटा के बारे में पूछना चाहूँगा. डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब मैं इसको ऐसा समझा सकता हूँ आपको कि डॉक्टर ECG का रिपोर्ट देख के बता देता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम कहाँ है. कैसे बताएगा वो? आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा? वो ECG का रिपोर्ट निकालेगा. अब उसको पढ़ना भी आना चाहिए. ECG का रिपोर्ट मैं देखूंगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप देखोगे तो शायद नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन एक जो उसका जानकार आदमी है वो रिपोर्ट देख के बता देगा कि स्टेंटिंग का ज़रूरत है या इसको बाईपास करना है या कुछ भी करना है. तो डेटा का कितना बड़ा रेलिवेंस है. पूरी बॉडी का चेकअप जब भी आएगा वो चार्ट पेपर पे आ जाएगा. है एक्चुअली में वो डेटा ही. अगर वो डेटा नहीं है तो मालूम कैसे चलेगा? मतलब शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा उसी के ऊपर खेला जा रहा है. चाहे वो कोई भी सर्जरी हो A to Z, पहले पूरा का पूरा डायग्नोज हो रहा है, पहला पूरा का पूरा टेस्टिंग हो रहा है, डेटा निकल के आ रहा है. हीमोग्लोबिन इतना है, शुगर लेवल इतना है, वो डेटा ही तो निकाल रहे हैं ना. आपकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं विदाउट गोइंग टू, बिफोर गोइंग टू एन ऑपरेशन थिएटर. वो पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको हाथ नहीं लगाएगा डॉक्टर जब तक आपका पूरा डेटा उसके हाथ में नहीं आएगा. डेटा देखने के बाद वो कहेगा हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. डेटा का रेलिवेंस तो है ही ना. और वो हाथ में सीधा ऑपरेट नहीं कर सकते आप बोलेंगे नहीं मेरा दिल ऐसा कह रहा है, मेरा भगवान ने मुझे ऐसा बोला है करने को कि इसको ऐसा कर दो. आप कर सकते हैं लेकिन वो रिस्की प्रोसेस है. आपके पास टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट करती है, तो टेक एडवांटेज. और डेटा सपोर्ट, सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, डेटा का फायदा तो है. मेरे एक फ्रेंड है मनीष चौधरी भाई, हिज ब्रांड इज वाओ स्किन साइंस, जो एक बहुत बड़ा अभी ग्रूमिंग और इट्स बेसिकली एन FMCG ब्रांड. उन्होंने मुझसे कहा कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस वाज बिल्ट थ्रू डेटा, क्योंकि ही वाज इन अ वेरी बैड फाइनेंशियल प्लेस इन लाइफ व्हेन दैट बिजनेस वाज स्टार्टिंग आउट. उन्हें सेफ गेम खेलनी थी, डेटा बैक गेम. और आज वो शैम्पूज बनाते हैं, फेस क्रीम्स बनाते हैं, लाइक इट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स. पर वो बॉटल का शेप क्या होगा, बॉटल के लेबल का कलर क्या होगा, बॉटल के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, कस्टमर का डिमांड क्या है, ये
हर एक डिसीजन डेटा बैक डिसीजन है उनके उनके स्टार्टअप में, एंड दैट्स द मॉडल ही इज फॉलोड सिंस द बिगिनिंग। वो बस एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड इंसान है, बट डेटा बैक्ड एग्जीक्यूशन। और उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि पीपल विल बी सरप्राइज टू नो हाउ मच डेटा इज अवेलेबल ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन गूगल। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मतलब अगर मान लो यंग एंटरप्रेन्योर या एक होपफुल एंटरप्रेन्योर ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो ये डेटा माइनिंग की शुरुआत कहाँ से होती है आपके अकॉर्डिंग? डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है, और सोर्सेज परफेक्ट होना चाहिए। देखो, अगर सोर्सेज गलत पकड़ लिया उसने, तो जाना था जापान पहुंच गए चीन वाली कहानी हो जाएगी। पर कहाँ होते हैं सोर्सेज? गूगल? मे बी अ राइट एजेंसी, मे बी अ राइट प्लेटफॉर्म, मे बी अ राइट पर्सन। इसीलिए मैंने कहा कि होश बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन आपको मेंटोर कर रहा है। आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सलाह किससे लेने जा रहे हैं। वो पुरानी कहावत है ना कि वो दुर्योधन सलाह शकुनी से लेता था और अर्जुन भगवान कृष्ण से, दोनों का डेस्टिनी अलग हो गया। तो आप गाइडेंस कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? दोनों ने ही गाइडेंस लिया, ऐसा नहीं कि दोनों का ही सबमिशन मोड था। दुर्योधन का सबमिशन मोड टुवर्ड्स शकुनी था, अर्जुन का सबमिशन मोड टुवर्ड्स भगवान कृष्ण था। दोनों ही सबमिटेड थे और बिल्कुल फेथफुल थे अपने मेंटोर के लिए, लेकिन उन्होंने मेंटोर गलत चुन लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका सिक्स सेंस हो सकता है, या ये आपका लक हो सकता है कि आप सही जगह लैंड कर जाएं। तो अगर आपका लैंडिंग ही गलत हो जाए, वो कहते हैं ना कि प्लेन टेक ऑफ हुआ और 0.1 डिग्री ही बेंड हो गया, 0.1 डिग्री, और 3 घंटे तक उड़ता रहा, तो कहीं का कहीं लैंड हो जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और 0.1 डिग्री कोई बहुत बड़ा डिग्री नहीं है इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब उसको 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा फॉलो करते हैं, तो आपका लैंडिंग कहीं से कहीं हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ, सोर्स क्या है। आप जो भी, मतलब पहले कहा जाता था कि धरती चपटी है, मतलब तब तक नहीं कहा गया था धरती गोल है जब तक अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ। तब तक ये मिथ था कि धरती गोल नहीं है, चपटी। अब जब बेस चपटा है, उसके बाद जितनी रिसर्च है वो सब गलत ही होगी ना। जब आपका जो बेसिक फंडामेंटल अगर वही गलत हो गया, तो उसके ऊपर आप जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगी। जब स्पेस जर्नी हुआ तो मालूम चला रहे यार, ये तो थॉट प्रोसेस ही गलत था, तो हमने अब तक जितनी मेहनत करी थी सब जीरो हो गई। तो आपका जो फंडामेंटल है अगर वो सॉलिड नहीं है, तो उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ भी पीपल स्किल्स गेम है, आइडेंटिफाई द राइट पीपल बहुत जरूरी है। कुछ कॉमन सेंस है, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और कुछ आपका डेस्टिनी भी हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच जो ब्रेक होती है, उसमें मैंने एक फाइनेंस इंटर्नशिप की थी अर्नस्ट एंड यंग में, EY में मुझे इंटर्नशिप मिल गई। और वहाँ की एक डिपार्टमेंट थी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A। बेसिकली जब लोग कहते हैं आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स M&A में अक्सर काम करते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास कुछ ऐसे वेबसाइट्स का एक्सेस होता है, M&A के लोगों के पास कुछ ऐसे वेबसाइट्स का एक्सेस होता है जहाँ आपको बहुत डीप डेटा मिल जाती है। उससे मुझे मेरी करियर की शुरुआत वाली थोड़ी डेटा मिली थी, जहाँ मुझे पता चला कि हेल्थ इज़ अ वेरी बिग इन डिमांड बिजनेस, इन डिमांड क्यूरियोसिटी। इसलिए हमारा चैनल फिटनेस चैनल था। अच्छा, पर ये बहुत बहुत छोटा एग्जाम्पल है। बेसिकली आपके फ्रेंड्स होने चाहिए ऐसे EY, Big 4 वाले कंपनीज में। कॉर्पोरेट करियर्स के लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ गेन कर सकते हो। पहले मैं बहुत बुराई करता था कॉर्पोरेट करियर्स के बाद, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, क्यों ऐसी लाइफ चाहिए। विद एज मेरा गुस्सा जा चुका है और जजमेंट थोड़ी जा चुकी है, और मैंने ये सीखा कि उनकी लाइफ भी अलग होती है, उनकी लाइफ भी स्पेशल होती है, और उनके भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। अब कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि सबका अपना जोनर है यार, और हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है। MLM मार्केटिंग के बारे में सिखाइए सर। MLM मुझे करीब 22 साल हो गए करते हुए। एकदम बेसिक से सिखाइए, मतलब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आप एक 4 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे? 4 साल के बच्चे को ऐसे समझाऊंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बाय करने जाते हैं, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट कार्ड ऐड होता है, उसमें शाहरुख खान का पैसा ऐड होता है, उसके अंदर C&F ऐड होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होता है। यानी अगर कोक आप 20 रुपये का पी रहे हैं तो वो 20 रुपये का नहीं बन रहा, वो 2 रुपये का ही बन रहा है, एग्जाम्पल। तो 18 रुपये जो जा रहा है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहा, वो जा रहा है उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए जो आप कर ही नहीं रहे जी, है ना। तो नेपाली भाषा में कस्टमर को बोलते हैं कष्ट करके मरने वाला। अब 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में खरीद रहा है, तो आपने जो टी शर्ट पहन रखा है ये कॉस्ट प्राइस से 5 टाइम्स 10 टाइम ज़्यादा ले रखा है। आपने जो वॉच पहन रखा है, जो जीन्स, जो भी हम लोग वेयर कर रहे हैं, तो 10 से 15 गुना कॉस्ट पे हम लोग बाय कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है,
मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को जोड़ देता है, दैट्स इट। उसके बीच के सारे चैनल एनिमिलेट हो जाते हैं। नो होलसेलर, नो वेयरहाउस, नो C&F एजेंट, नो एडवर्टीजमेंट, नो शाहरुख खान, कोई नहीं चाहिए। ये जो पैसा बचता है, द मिडल ऑफ दिस मनी, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है माउथ पब्लिसिटी में, कि जो एक्चुअली में उसको रिकमेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया और आप, जैसे आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केट है, तो क्या हो रहा है, वो आपने कोई एक कोर्स लॉन्च किया फॉर एन एग्जांपल, और कोई इसको रिकमेंड करता है, तो आप उसको कोई इंसेंटिव पास ऑन कर रहे हैं। तो बस वही सिस्टम है, उस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उस तरीके से। वो 18 रुपया जो वैसे भी कस्टमर को आज ही 20 रुपए का ही मिल रहा है मान लेते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू भी 20 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन अभी वो 18 रुपए उन लोगों में बट रहे हैं जिनको वो जानता है। पहले 18 रुपए उन लोगों में बट रहे थे जिनको वो नहीं जानता। तो डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, बिजनेस करने का एक तरीका है, यू नो, कि वो जो पैसा बीच का वेस्ट हो रहा था हमारी नज़र में, कि हम फालतू पैसा पे कर रहे थे, तो वो लोगों के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप अब भी एक्टिव हो? 100%। और आपका अब प्रोडक्ट क्या सेल करते वी आर इनटू हेल्थ प्रोडक्ट्स, Okay. वी आर इनटू कॉस्मेटिक्स, वी आर Okay. इनटू होम केयर प्रोडक्ट्स। वी हैव अ रेंज ऑफ मोर देन 500 प्लस प्रोडक्ट्स। 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम लोग सेल करते हैं। सर यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हुज डन इट सक्सेसफुली एंड एथिकली, और ये हर लाइक पीपल नो इट एंड दैट्स व्हाई पीपल बैक यू। आई ऑल्सो एक और मतलब व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पॉडकास्ट, आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग। जो आप नंबर्स आपके यूट्यूब पे देखते हो, अगर इस चीज़ को थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो यू ऑलवेज गेट द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू यू पुट आउट इन द वर्ल्ड। क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वैल्यू डाला है, इट रिटर्न्स टू यू एज मनी। मनी इज एनर्जी, फेम इज एनर्जी। तो इट्स अ साइन ऑफ एथिकल बिजनेस। आप जब तक एथिक्स फॉलो नहीं करते तो आप लंबा चल नहीं सकते यार, मुझे ऐसा लगता है। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप मर जाएंगे। अक्सर MLM के अगेंस्ट जो डिबेट होती है, इट्स अबाउट अ लैक ऑफ एथिक्स, कि बहुत सारे MLM स्कीम्स होते हैं जहाँ दोस्त, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं होती? कैन यू टेल मी द वन बिजनेस? मैं यूट्यूबिंग कहना चाहूंगा, मतलब मैं वैसे आपको मैं एग्जांपल कोट मस्ती कर रहा हूँ। जो मेडिकल लाइन है, क्या उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको डेली न्यूज़पेपर में 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। क्या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जो बिल्डर लॉबी है, सो कॉल्ड, जो प्रॉपर्टीज में फ्लैट्स बनाते हैं, वहाँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको मिल जाएंगी। कि फ्लैट्स डिलीवर नहीं हुए, लोगों से पैसा ले लिया, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे। जो गोल्ड बेच रहे हैं, क्या वो 100% प्योर बेच रहे हैं? तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, क्या 100% बिल्कुल एथिकल तरीके से बेच रहे हैं? तो आपको मालूम नहीं, इसमें भी कुछ चोर लोग हैं, सब नहीं है। तो हर बिजनेस के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बिजनेस अच्छा बुरा नहीं है, बिजनेस तो अच्छा ही है यार, लेकिन उसको करने का तरीका गलत हो सकता है। तो वो हर बिजनेस में है, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इस बिजनेस के अनएथिकल एस्पेक्ट्स को समझा सकते हो, मतलब जो लोग अनएथिकल है? हाँ, मैं बताता हूँ बिल्कुल, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। जहां पर भी कोई आपको क्विक रिच मनी का लालच देता है, वो आपको ट्रैप फंसा रहा है। ओके। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मेहनत नहीं करनी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है और हो बहुत कुछ जाएगा, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको कहा जा रहा है कि आपको 2 महीने में मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर आ जाएगी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। मेरा सिंपल सा फिलॉसफी है, यू हैव टू गिव 3 to 5 years। आपको 3 से 5 साल देने ही होंगे इस बिजनेस में, और अगर आप ये कीमत नहीं दे सकते, बेटर है आप इस इंडस्ट्री में ना आए। मतलब ये रातों रात करोड़पति बनाने का सपना जो भी लोग दिखा रहे हैं, वो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। और देखो, लोग तो बदमाशी करेंगे, आपको अपना घर बचाना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट? आपको किसी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना जो आपको क्विक रिच मनी का लालच दे रहा है, जो मनी सर्कुलेशन में चला गया है, जो आपको कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, जो गिव मी दिस अमाउंट, आई विल पे यू एक्स अमाउंट एवरी मंथ। ऐसे ऐसी कहानियां भी हमने सुनी है कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, हर महीने हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे, और लोग दे देते हैं। लोग इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि लोगों में एक और प्रॉब्लम है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। हम बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं आपको सड़क पे रगड़ना पड़ेगा, हम आपको कहते हैं कि आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेंगी, आपको सेलिंग सीखनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, मेहनत, रिजेक्शन भी होगा, लोग हाँ बोलेंगे प्रोडक्ट्स को, लोग ना बोलेंगे आपको सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट पे मी 5 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 50,000 रुपीज अ मंथ। वो मुझे कहता है तुम पागल हो, तुम कह रहे हो 50,000 रुपये आएंगे 1 साल के बाद, ये कह रहा है 50,000 रुपये आएंगे 1 महीना, तो मैं वहां क्यों जाऊं, मैं इसके पास क्यों ना जाऊं? तो वो एक ट्रैप है, और आदमी कंफर्ट जोन में जाता ही जाता है। यू नो, अगर आदमी को 2 चॉइस दो
कि एक तो सुबह 6 बजे 4 बजे उठना है, एक 8 बजे उठना है, तो बोलेगा यार 8 बजे ठीक है, आराम से उठेंगे टाइप्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं उन सबको ही बोलना चाहूँगा कि यार दिस इज़ नॉट अ क्विक रिच मनी। ये एक दिन में करोड़पति बनाने का सपना देखना बहुत बेवकूफ़ी है। मुझे 22 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। 22 साल के बाद आज मैं बात बोल सकता हूँ कि आपको स्टेबल रुकना पड़ेगा 3 to 5 years। और ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। यू हैव टू स्टे हियर। आपने बैड बॉय बिलियनर्स देखा है नेटफ्लिक्स पे? नहीं। 3 एपिसोड है। एक एपिसोड सहारा के बारे में, एक एपिसोड नीरव मोदी के बारे में, और एक एपिसोड विजय माल्या के बारे में। और 3 केस स्टडीज दी गई है अबाउट हाउ बिजनेसेस कैन गो रॉन्ग। विजय माल्या की और हर एपिसोड से एक लर्निंग निकल के आती है। विजय माल्या की गलती थी ग्रीड। उनका एक बहुत सक्सेसफुल अल्कोहल बिजनेस था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और उनका ग्रीड था सोसाइटल स्टेटस, क्योंकि पीपल यूज्ड टू लुक डाउन ऑन हिम अपॉन हिम कि यार आप दारू बेच के पैसे कमा रहे हो। तो उन्हें एक एथिकल बिजनेस खड़ा करना था खुद के फेम के लिए, खुद के स्टेटस के लिए, खुद के ब्रांड के लिए। इसलिए किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करी एंड ही मिसमैनेज दैट बिजनेस। फिर से T20 खेलने की कोशिश करी, अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं ना कि दुनिया में मॉडल्स होते हैं, बिजनेस मॉडल्स, और किंगफिशर में सिर्फ मॉडल्स थे। हाँ हाँ, लिटरली वही था। बेसिकली उन्होंने आई फील इट वाज अ रिच बॉय प्रॉब्लम। मतलब उन्होंने खुद कभी कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। रिच बॉय ट्राइड स्टार्टिंग समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स। मोटिव कुछ और था, यू नो। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाई बाय साइमन सिनेक, है ना, कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आप जो कर रहे हैं वो उसका पीछे कारण क्या है। अगर फेम एक कारण है तो आप क्लैप्स हो जाएंगे। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एक अलग बात है। और ये एक बैडली बिल्ट बिजनेस को रन करने के लिए लोन्स लिए, फिर वो बिजनेस डूब गया और फिर भाग गए वो। नीरव मोदी को आई थिंक उनका भी प्रॉब्लम सिमिलर था इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री। उन्हें भी स्टेटस चाहिए था। उनकी विजन एक्चुअली अच्छी थी बट ही वाज़न्ट अ गुड बिजनेसमैन। तो आई थिंक ही एक्सपेक्टेड कि मार्केट बहुत बड़ा होगा, बट अगेन हिज गेम वॉज वेरी स्टेटस ओरिएंटेड। और आई बिलीव इवन सहारा श्री की गेम वही थी, स्टेटस ओरिएंटेड, कि उन्हें सम्मान चाहिए था, उन्हें ही वांटेड टू बी एट द सेम लेवल एज गॉड। और वो डॉक्यूमेंट्री से आपको ये सच के बारे में पता चलता है। पर एट द एंड ऑफ इट दे ऑल थ्री हैव जस्ट ब्रॉट सफरिंग अपॉन देमसेल्व्स। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्त, कि अगर वो पावर पॉइंट है ना, स्विच है उसके अंदर, और दुनिया का सबसे रईस आदमी एलन मस्क उसके अंदर छुएगा तो वो करंट मारेगा उसको। दुनिया का सबसे गरीब आदमी उसको छुएगा तो करंट मारेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच हैं कि पुअर हैं। वो अपना धर्म निभाता है कि जो गलती करे ठोक दो। तो जो एथिक्स है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एलन मस्क हैं, कि आप सुब्रत रॉय हैं, कि आप नीरव मोदी हैं। कह रहे हैं एथिकल से छेड़छाड़ नहीं, नीति नियम सिद्धांत से जिसने छेड़छाड़ करी लॉन्ग टर्म में गया वो। सोनू सर, ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक कोचिंग सेशन मिल गई आज। मज़ा आया आपसे बात करके। पर सेम है यार। एंड जो मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि आपके इनर चाइल्ड को मुझे जानना है, आई फील कि आपका इनर चाइल्ड भी एक कोच है फर्स्ट ऑफ द सेल्फ। और अगली बार आपसे बहुत सारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बातें करेंगे डेफिनेटली। आई होप कि आज के बिजनेस थीम पॉडकास्ट में आपको मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सीरियसली। और आपकी जो पर्सनैलिटी है और जो आपके अंदर एक सौम्यता है और अच्छा नॉलेज है आपके पास। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ पिछले बहुत सारे सालों के अंदर, और बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो इतने वास्ट नॉलेज के बाद भी इतने हम्बल हों। मतलब यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ज़रा सा ही पैर के नीचे ज़मीन आते ही फिर उड़ने लग जाते हैं, लेकिन आपके अंदर मैंने वो देखा है, वो हम्बलनेस, वो जो अंदर से एक छोटा सा बच्चा है ना, जो बहुत ही इनोसेंट है, थोड़ा शरारती भी है लेकिन एक्चुअली वो इनोसेंट है, वो दिल का बहुत साफ है, दिल का बहुत। मैं ऐसी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और आपके पॉडकास्ट पे हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे मुंह से तारीफ सुनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरी सारी टीम को पता है कि सर बहुत मुश्किल से यार इनके मुंह में ना तारीफ नहीं निकलती। Seriously, you are a very, very good human being और very humble personality यार। Really, it's an honor to be with you. Thank you sir. I feel कि पॉडकास्ट करते करते ज़िंदगी ने मुझे विनम्रता भी दे दी, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉडकास्ट किए मुझे उतना ही ज़्यादा पता चलता है कि मुझे कितना कम पता है लाइफ के बारे में और दुनिया के बारे में। तो द ओल्डर आई गेट द स्टूपिडर आई गेट, एंड आई एन्जॉय दैट। बट डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि सर लौट के आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। और आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेट द ह्यूमन इन यू ओवर दिस कॉन्वर्सेशन।
तो मैं ज़रूर, आप जब बुलाएंगे मैं पहुंच जाऊंगा। सोनू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। सोनू सर से बात करके मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं एक बड़े भाई से ज़िंदगी के बारे में चीज़ें सीख रहा हूँ, डेथ के बारे में चीज़ें सीख रहा हूँ, इमोशंस के बारे में चीज़ें सीख रहा हूँ। और ऐसे वाले टॉपिक्स ना, ऐसे डीप टॉपिक्स आपको अपने से ज़्यादा उम्र वाले लोगों से ही सीखने चाहिए, क्योंकि देयर आर सम थिंग्स ओनली एक्सपीरियंस ब्रिंग्स। इस पॉडकास्ट से मुझे नॉलेज मिली, और ये मैंने बहुत बार कहा है कि TRS के थ्रू मुझे खुद की लाइफ की हायर एजुकेशन मिल रही है, एंड आई होप कि आपको भी अपनी लाइफ की एक अलग तरह की हायर एजुकेशन इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल रही है। अगर आप इस पॉडकास्ट के एक नए व्यूअर हो, मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाकी सारे एपिसोड्स भी स्कैन कर लीजिए, और हमारा एक हाईलाइट चैनल भी है TRS क्लिप्स हिंदी, जो हम नीचे लिंक कर देंगे। फॉलो करते रहिए, और बहुत सारे बढ़िया एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए। लॉट्स ऑफ लव, नमस्ते, जय हिंद। जी जनाब, 1 घंटे की पॉडकास्ट, 1 घंटा मजीद हम इस पे बात कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, या 1.5 घंटा 1.5-2 घंटे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ खाना अगर मिल जाए तो खाते खाते हो सकती है बातचीत 1.5-2 घंटे तक। बीच में कुछ ना कुछ चाहिए होगा, चने वने कुछ ना कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना। मुद्दा ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो में एक चीज़ और मैंने देखी। एक होता है गपशप करना, किसी से बातचीत करना, एज ए गेस्ट किसी को बुलाना, लेकिन इसमें ये भी देखा कि रणवीर ने भी अपनी बहुत सारी बातें बताई, अपनी चीज़ें बताई, और फिर एंड में उन्हीं चीज़ों से रिलेट करके उनसे क्वेश्चन पूछा। नहीं, मैं एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था रणवीर के पास खुद बहुत नॉलेज हो। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब वो तो हर वीडियो में यही कहते रहते हैं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं जब भी किसी को बुलाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, मुझे लगता है मेरे पास तो नॉलेज कुछ है नहीं, बहुत कम नॉलेज है। सामने वाले को बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं यकीन करें पूरे पॉडकास्ट में उनकी नॉलेज को दाद दूंगी, चीज़ों को रिलेट कर रहे, कोट कर रहे, बाकायदा फला फिल्म, फला चीज़, फला ये। मैंने उनकी यूट्यूब की उनसे बात करी है, उन्होंने 4 साल पहले मुझे ये कहा था, मैंने आगे का सोचा हुआ है, दुनिया फ्यूचरिस्टिक सोच रही है। मतलब वो जो पॉइंट बोल रहे थे, वाकई कई चीज़ों पे उन्होंने कहा, सोनू शर्मा ने कहा नहीं मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता, और कई चीज़ों के बारे में 2-3 मूवीज़ की बात करी उन्होंने, एक किताब की बात करी, वाकई मैंने भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना था। बिल्कुल, मतलब इतना कॉमन नहीं है, ये कोई ऐसा बंदा जो वाकई बहुत क्यूरियस हो चीज़ों को लेकर, नॉलेज को लेकर, इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो वही इंसान इन चीज़ों को सर्च करता है, इस पर रिसर्च करता है, और इसमें से अच्छा क्या है, हर चीज़ में से मैंने लेसन लिया, हर चीज़ में से। जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्रीज है, उससे मैंने लेसन लिया। फिर उन्होंने बताया कि वेब सीरीज़ है, वो 2-3 लोगों पे बन चुकी है, कि वो कैसे नाकाम हो, उनकी नाकामी की वजह क्या थी, तो उसके अंदर एक लर्निंग होती थी, वो लर्निंग मैं सीखा हूँ, मैंने देखा है, मैंने समझा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बेहतरीन लगी कि ऐसा नहीं है कि ये बस एक शो लेकर बैठ गए हैं, और जो सामने वाला आता है और उससे बातचीत करते हैं, बात से बात निकाल के बातचीत कर लेते हैं, और फिर जी उनसे जो नॉलेज मिलती है वो नॉलेज गेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद भी बहुत रिसर्च करते हैं, और ये खुद भी बहुत तजस्सुस में रहते हैं चीज़ों को जानने में, इनका खुद का बहुत इंटरेस्ट। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गेस्ट ने शायद इतना नहीं बोला जितना इन्होंने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कैलकुलेशन की जाए तो। अच्छा, और सबसे अच्छी बात उनका बड़ापन कि वो उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं आपकी नॉलेज से इंस्पायर हुआ हूँ, जबकि होस्ट जो होता है वो गेस्ट की तारीफ़ करता है कि आपने बहुत कुछ सिखाया, जबकि उन्होंने की भी है, लेकिन यही होता है। लेकिन गेस्ट ने कहा कि मैं अच्छा अभी इनकी कोई एज भी नहीं है ख़ास, ठीक है ना, इस एज में इनकी ये सोच, ये इनकी नॉलेज, और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी फ्रेंडशिप्स, इनकी दोस्तियाँ भी एक आला लोगों से है। अच्छा, बार बार मुखातिब कर रहे हैं दोस्त करके, बिल्कुल। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जान पहचान बहुत अच्छी है इनकी, और शायद बिहेवियर नेचर ऐसा है कि हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं शुरू से। सबसे पहले तो जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इस बात के, सोनू शर्मा थे, सब ने पूरी दुनिया में समझता हूँ मोस्ट पहले तो सोनू शर्मा भी आते हैं। अभी तक तो हम रणवीर पर थे। आपने एटीट्यूड देखा उनका? अच्छा, मैं 1-2 बार सोच रही थी जब वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना रणवीर, तो मुझे एक बार लगा कि ये कहीं माइंड तो ना कर जाए, क्योंकि बिल्कुल सही हम दोनों में भी ये होता है। बिल्कुल, कि मुझे गुस्सा आ रहा था, ये इंसान मुझे बोलने नहीं दे रहा, इनको गुस्सा आ रहा था कि मैंने 2-3 पॉइंट्स भी देखा जब वो बहुत ब्रीफ करने लगे ना चीज़ों को, और वो चुप करके ऐसे देख रहे थे। तो इस तरह से इंसान को शायद ये फील हो कि शायद मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, या मैं तो एक्सप्रेशन से मुझे लगा 1-2 बार
कि शायद वो माइंड तो नहीं कर गए, लेकिन आखिर में उन्होंने मेरी गलतफहमी खत्म कर दी जब उन्होंने खुद तारीफ कर दी। और कहने लगे मैं जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, मैं जल्दी किसी से इंस्पायर्ड नहीं होता, इम्प्रेस्ड नहीं होता, लेकिन मुझे आपने बहुत इम्प्रेस किया कि आपकी इतनी नॉलेज है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि कैरियर को लेके, तरक्की को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बहुत सारी बातें हुई। सारी बातों का सारी बातों के लिए सबसे पहली बात है आपकी दिशा, आपका रुख, आपका डायरेक्शन सही हो, फिक्स हो, सही हो, और वो सही डायरेक्शन सही बंदों के थ्रू आती है। सही सोबत, सही लोग जो आपको गाइड करने वाले हैं, या जिनका दुनिया में अपनी ज़िंदगी में अच्छा एक्सपीरियंस गुजर चुका है, और या फिर आपकी अच्छी रिसर्च के साथ आता है। आप एक जगह, मिसाल इसकी छोटी सी एक मिसाल ले लेते हैं, आपने किसी सिटी जाना है और जल्दी जाना है, तो आप जल्दी के चक्कर में आप किसी भी गाड़ी में बैठ गए, फिर उस गाड़ी ने आपको वहाँ पहुँचाया, उसने वहाँ पहुँचाया, उसने वहाँ पहुँचाया, आपका सफ़र 3 गुना बढ़ गया। सही। अब आप करते हो 5 मिनट 10 मिनट सब्र, उसमें आप 2-4 दोस्तों को मिलाते हो कॉल कि मैं हूँ मुंबई में, मुझे जाना है बेंगलोर, मैं क्या करूं, मुझे जल्द से जल्द कैसे पहुंच सकता हूं। एक ने बताया, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया, चौथे ने बताया, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सबकी बातें आपको मिक्स करोगे, आप एक कैलकुलेशन निकालोगे कि मुझे ये करना चाहिए, फ़लानी वहाँ से पकड़ के ना, वहाँ इतने बजे मेरे पास ये टाइम है, इतने बजे वहाँ से गाड़ी रेडी होती है, कैलकुलेशन करके। तो सबसे पहले आपको अपनी दिशा तय करनी है सही तरीके से, ठंडे दिमाग से। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, कि आपको अपने अंदर देखना है मैं हूँ क्या। वो बता रहे थे ना कि टीन एज में हमें पता ही नहीं होता हम हैं कौन, हमें करना क्या चाहिए, बड़ी ख़तरनाक एज होती है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, टेक्नोलॉजी मैं कहता हूँ एक कुदरत की बहुत बड़ी नेमत, एक बहुत बड़ी हमारे पास नेमत है टेक्नोलॉजी, जिसको सही तरीके से, सही ढंग से इस्तेमाल करना। अच्छा, एक 40 साल के ये शख्स होंगे सोनू शर्मा मेरे ख्याल में, तो आने वाली नस्ल को लोग तो ताने दे रहे होते हैं, किन चक्करों में पड़ी हुई है, मोबाइल में लगे हुए। आपने देखा नई नस्ल की तारीफ़ें, उनको मतलब है कि उनको कह रहे हैं कि यार ये तो हमसे बहुत तेज़ हैं, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ जनरेशन है, ये हमसे 10 चीज़ें और जानते हैं, एक वक्त में कई काम करते हैं। हम एक वक्त में एक फील्ड पकड़ते थे, या एक ही काम करते थे, एक ही कर सकते हैं, जैसे या वही करते थे जब वही होते थे हम। जैसे कि इन्होंने मिसाल दी बच्चों की कि एक पढ़ाकू है तो वो टोटली पढ़ाकू है, फिर उसको मस्तियों से, दूसरे एक्टिविटीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरा बच्चा जो है वो खेलकूद में है, तो वो सिर्फ खेलकूद में, फिर उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कोई उसका और मकसद नहीं है। तो इसी तरीके से उन्होंने मिसाल देकर भी समझाया। मुझे एक बात बहुत बेहतरीन लगी, मतलब वाकई सही कहा है रणवीर ने कि हमारी हायर एजुकेशन हो रही है, वाकई मुझे ऐसा ये मेरे चीज़ें पढ़ी नहीं है, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, ये वाकई ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और वाकई हमारे बड़ों से ही हम सीख सकते हैं। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके साथ वाला बंदा आपको इस तरीके से टीच कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपको सिखा सकता है। बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने कि मेरे बड़े भाई से शायद मैं ज़िंदगी के बारे में सीख रहा था। अच्छा, दूसरी बात मुझे बहुत बेहतरीन जो बात लगी वो ये, मैं कहाँ से कहाँ निकल गई, कि उन्होंने कहा एथिक्स में जो छेड़छाड़ करता है, वक्ती तौर पे उसे कामयाबी मिल सकती है, लेकिन वो देर पा नहीं हो सकती। जैसे कि उन्होंने स्विच की मिसाल दी कि स्विच का घर में करंट मारना। अब वो नहीं देखेगा कि वो मुकेश अंबानी है जिसने उंगली लगाई है तो मैं उसको करंट मारूं, या वो कोई और इलॉन मस्क है तो मैं उसको करंट मारूं। नहीं, उसके लिए कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, उसके लिए सब वो ये उसका धर्म है, करंट मारना, वो सबको मारेगा। इसी तरह एथिक्स में जो छेड़छाड़ करता है फिर वो बर्बाद होता है। एथिक्स नहीं समझता कि ये फला शख्स है और ये फला शख्स है, इसको नुकसान पहुंचाना है और इसको नहीं पहुंचाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमेशा ईमानदार रहना है, हमेशा एथिक्स को लेकर चलना है। आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि शॉर्टकट से, जैसे उन्होंने पैसों के बारे में बताया कि क्विक मनी तो आपको मिल सकती है, बहुत सारे रास्ते हैं। एक इंसान मुझे कहता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि 1 साल लगाऊं तो 50,000 कमाऊंगा, दूसरा मुझे कह रहा है 5 लाख लगाओ पर मंथ के 50,000 लो, तो मैं आपके पास क्यों हूँ, मैं तो वहाँ जाऊँगा। तो ये जो शॉर्टकट होते हैं ना, ये वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा बर्बाद कर देते हैं आपको। हाँ, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देते हैं, लेकिन बाद में इसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है आपकी लाइफ पे, आपके ऊपर, आपकी फैमिली पर। अच्छा, अब ये भी नोट किया है कि लोगों के पास वक्त ही नहीं है, मतलब बहुत जल्दबाजी का दौर है। वो ये वाली मिसाल में बिल्कुल नहीं है, क्रिकेट वाली मिसाल में अक्सर लोगों को देता हूँ जो इन्होंने दी है, सेम टू सेम, कि एक मैच होता था 5 दिन का। अब आप तसव्वुर करें 5 दिन तक आप क्रिकेट मैच देखती थी, आप 5 दिन तक क्रिकेट मैच, तो मैं हैरान हो जाऊँ। अच्छा, 5 दिन तक आपको उस मैच का इंतजार। अच्छा, आपको पता है एक टीम खेलती थी, फिर दूसरी टीम खेलती थी, तो सब हारते थे नहीं था जब तक दूसरी टीम की बारी नहीं आती थी। मतलब
खेलते रहते थे 5 दिन तक। मुझे तो 5 घंटे भी ज़्यादा लगे। अच्छा, खिलाड़ी चिपके रहते थे, 200 300 रन एक खिलाड़ी भी बना लेता था। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, फिर दूसरी टीम खेल लेती थी, फिर दोबारा पहली की बारी आती थी। ऐसा रियलिटी में होता था? वो जो पहली, बिल्कुल अभी भी होता है ये। अच्छा, पहले 5 दिन तो नहीं, मैंने तो नहीं सुना। कम हो गई ना चीज़ें, अब कमर्शियल ज़्यादा हो गया ना। अच्छा, फिर पहली टीम के जो पहले वाले रन थे वो जमा होते थे, फिर दूसरी टीम को वो सारे रन कवर होते थे। पहले इनिंग में कितने बनाए थे। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता था, इस गेम का फैसला कैसे होता था, कैसे? जब आप दूसरी मैच खेल रहे हो, दूसरी इनिंग, अब आप चिपके हुए हो, चौथा दिन, तीसरा दिन, 3.5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपकी दूसरी इनिंग चल रही है। पहली इनिंग आप खेल चुके हो, 400-500 रन बना चुके हो, पता नहीं कितने, आपकी दूसरी इनिंग चल रही है, पहली टीम भी बना चुकी है। अब आपको फैसला करना होता है अपनी खेल ख़त्म करने का, यानी अब हम इतना ही खेलेंगे, अब इसको खेलने का मौका देंगे, 5 दिन के अंदर अंदर हमें उसके खिलाड़ी को आउट करके जीतना है टेस्ट मैच। यानी कि आपको अपनी इनिंग ख़त्म करनी पड़ती थी, दूसरी इनिंग। मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुन के भी कि कैसे होता था। कैसे होता था? 5 दिन कैसे होता था? तब्दील अरसा है। अच्छा, फिर 50 ओवर का मैच था, 60 ओवर का, फिर 50 का हुआ। मैं T20 की जिक्र कर रहा था, तो एक शख्स ने ये भी कहा कि 10 ओवर का भी हो रहा है दुनिया में, 5 ओवर का भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा आने वाले वक्त में क्या दोनों टीमें खड़ी होंगी, टॉस करेंगे, तू जीत गया, घर जा, फैसला हो गया। मतलब क्या 1 ओवर का भी होगा मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में। अच्छा, मतलब वो रूल ख़त्म हो गई, इतनी जल्दबाजी। अच्छा, जल्दबाजी, शॉर्ट वीडियोस का दौर, टिकटॉक का दौर, शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको असल कंटेंट, आपको असल नॉलेज आपकी लॉन्ग वीडियो से ही मिलती है। वो लॉन्ग कंटेंट भी अच्छा हो तो आपके दिमाग में चिपक जाता है। आप कहते हैं कि आप 15 वीडियो देख ली शॉर्ट, और आपकी एक भी जहन में नहीं चिपकी, तो आपको लॉन्ग वीडियो पे रहना है और संभलता। अच्छा, कोविड की इन्होंने तारीफ़ की, कहीं बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कोविड को पॉजिटिव लेते हैं कि यार इसके अंदर वाकई, मैं ये समझता हूँ कि हम उछल रहे थे, हम खेल रहे थे, हम उड़ रहे थे, कोविड ने हमें पकड़ के एक जगह खड़ा किया, बेटा अब आ जा ज़मीन पे और अपने बारे में, दुनिया के बारे में ज़रा तसल्ली से सोच कि तुम हो क्या। मुझे एक बात हमेशा याद रहेगी, बहुत बड़े सर्जन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पाकिस्तान के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो जब कोविड का जिक्र निकला तो उन्होंने बस एक बात बोली, उन्होंने कहा आपको लगता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक दिन के लिए बंद होता था ना तो लोग समझते थे दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन कोविड में वो भी बंद हो गया। समझ रहे हैं आप? यानी कि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें हैं, अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे अल्लाह पाक चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, इंसान को तो लगता है बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो, जैसे न्यूयॉर्क का उन्होंने जो मिसाल दी तो उन्होंने यही कहा कि लोग समझते थे ये रुक ही नहीं सकता, ये तो रुका तो तबाही बर्बादी, लेकिन वो भी रुक गया। बिल्कुल ऐसा ही तो बस कुदरत की तरफ से जब हम रुके तो ये कोविड ही है जिसने, मैं ये कहूँगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ बना दी, और ये कोविड ही है जिसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा परवान चढ़ा है, इतना ज़्यादा कि वाकई उन्होंने सेम मिसाल दी कि एक 7 साल का बच्चा भी है, वो भी अपनी पसंद की मूवीज़ देख सकता है, वो भी अपनी पसंद के काम कर सकता है। पहले ऑप्शन नहीं थे, डिजिटल नहीं था। अच्छा, इस वीडियो से एक और ख़ास बात पता चली, बिजनेस मॉडल जिसमें बाकायदा जो अदर एक्सपेंस हैं, एक चीज़ के बनने के जो एक्सपेंस है वो 2 रुपये ही है, वो चीज़ बिकती है 20 रुपये में, 18 रुपये मार्केटिंग का बजट, फलानी चीज़ का बजट, फलाने गोदामों में जाना। अच्छा, एक दुकान पे चीज़ आ रही है, आप तसव्वुर करें कि एक चीज़ फैक्ट्री में बन रही है, पता नहीं किन किन रास्तों से होती है, दुकान में पड़ी हुई है, दुकान का रेंट दुकान के मालिक ने अपना निकालना है, अपनी बिजली वगैरह सारी चीज़ें, दुकान से हम जाके चीज़ खरीद रहे हैं, 2 रुपये की चीज़ हम तक आते आते 20 रुपये की हो जाती है। तो एक बहुत खूबसूरत मॉडल है कि आपकी चीज़ फैक्ट्री से डायरेक्ट आप तक पहुँचे, और माउथ पब्लिसिटी से बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीके का। शर्मा बहुत काम लगे ना आज वीडियो में, रिलैक्स असल में, हाँ, असल में उन्होंने ज़्यादातर जज्बाती देखा है, उन्होंने उनके जिस तरीके से वो विवेक बिंद्रा टाइप, तो उस इसमें तो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इनको तो मोटिवेट नहीं करने आए थे ना। नहीं, एक जो इंटरव्यू, अच्छा, मुझे रियल वीडियोस में जैसे दिखते हैं ना उससे थोड़े से मुझे चेंज लगे, मुझे बहुत पुरसुकून लगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा सुनना भी चाह रहे थे, बोल कम रहे थे, सुन। अच्छा, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े इंसान की बात है कि सामने वाले की सुनता रहे वो। बिल्कुल, ये एक इनका एक बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।